Hello, welcome to the We Can. Today we will start the chapter number 3 in history, rural life under British India, class 8th. In the last chapter, chapter number 2, we have discussed how the British came to the India and how they established their companies and factories and how they got the Diwani of Bengal, Bihar and Odisha. और बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी मिलने से किस तरीके से उनको लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट करने के राइट्स भी मिल गए थे। और ये राइट्स किसने दिया था? आपको मालूम है, शाह आलम, जो मुग़ल काल के बादशाह थे, शाह आलम सेकंड, उन्होंने ये अंग्रेज़ों को फरमान करके राइट्स दे दिया था, उनके हाथों में अधिकार दे दिया था कि आप बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी आपके हाथों में जाती है। लेट मी क्लियर द दीवानी टर्म्स। दीवानी टर्म्स का अगर एग्जांपल लें तो सपोज़ कीजिए कि आपका घर है, आपका 10 कमरों का घर है, 10 रूम्स हैं आपके घर में, आप 3 रूम्स यूज़ लेते हैं रहने के लिए और बाकी 7 रूम्स आप सोच रहे हैं कि किराए पर दे दें। तो किराए पर और कोई बाहर से आया आपके घर रहने के लिए, पहले उसने ये कहा कि हमें भी किराए पर रहने के लिए चाहिए, हम यहाँ दुकान खोलेंगे, बस ये किराया दे देंगे हम आपको, ये वो। लेकिन आपने कहा हमें किराए की कोई ज़रूरत नहीं है। पहली गलती तो ये थी। तो जब उन्होंने उनको टैक्स फ्री बिजनेस करने के लिए परमिशन दी थी, ये थी वो पहली गलती। और फिर जब अगर कुछ टाइम बाद आप उनको ये परमिशन दे दे कि ये आप इसको हमारे घर के 7 जो रूम्स हैं उनको आप चाहें तो रेंट पे दे दें और वो रेंट आप खुद रख लें अपने पास, तो आपको आज से इसकी दीवानी दी जाती है। दीवानी टर्म्स का मतलब ये हुआ, उनको राइट्स देना। और फिर उनको ये राइट्स भी मिल गए, सबसे पहले बंगाल, बिहार और उड़ीसा में मिले कि लैंड रेवेन्यू भी कलेक्ट करने के सारे राइट्स उनको सबसे पहले कहाँ मिले, इम्पोर्टेंट है, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में। नेक्स्ट स्टेप उनका क्या था? टू गेन मैक्सिमम बेनिफिट्स, फॉर दैट दे मेक लैंड रेवेन्यू सिस्टम। उन्होंने कैसे नया सेटलमेंट होना चाहिए वो उन्होंने डेवलप किया, और इसके लिए उन्होंने 3 प्रोसेस यूज़ किए थे, वो ही हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इस चैप्टर की पॉइंट्स हैं, वो कौन कौन से इंट्रोड्यूस करे थे और किस तरीके से कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया दे प्रोड्यूस and exploitation for the peasantry and revolts by the peasants and zamindars. ये चैप्टर की की पॉइंट्स। ओके, लेट्स स्टार्ट। न्यू लैंड रेवेन्यू settlements introduced by the British in India after the Battle of Buxar. The British got the Diwani rights over Bengal, Bihar and Odisha. The right to collect the land revenue. Now the East India Company had to organize the land revenue system in such a way that it yielded enough income to meet the growing administrative expenses of the company. The money from the land revenue should also help the company to support its trade in India. क्यों करना चाहते थे वो ऐसा? कि बताया मैंने कि दीवानी राइट्स दे दिए थे और वो और अपने जो राइट्स तो उनको बढ़ा रहे थे, पॉलिटिकल तो उन्होंने इंटरफेरेंस शुरू किया ही था, अब एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में भी उन्होंने इंटरफेरेंस शुरू कर दिया था। क्यों? क्योंकि कंपनी के जो एक्सपेंसेस हैं उनके ज़्यादा से ज़्यादा जो है हिस्सेदारी है या परसेंटेज है वो इस लैंड रेवेन्यू से या इंडिया के जो प्रॉफिट से ही हमारा निकल जाए और हमें वहाँ की गवर्नमेंट से, यूरोप की गवर्नमेंट से मांगना नहीं पड़े, ये था ब्रिटिश का। तो द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस 3 लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट्स इन इंडिया, जमींदारी सिस्टम और परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा, रैयतवाड़ी सेटलमेंट इन लार्ज पार्ट्स ऑफ सदर्न एंड वेस्टर्न इंडिया एंड महलवाड़ी सेटलमेंट इन पंजाब, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस एंड अवध। 3 सिस्टम उन्होंने इंट्रोड्यूस किए थे। पहला जमींदारी सिस्टम था जो 3 स्टेट में अप्लाई हुआ था, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। परमानेंट सेटलमेंट, इसकी डिटेल स्टडी हम फर्दर इन द चैप्टर वी विल डिस्कस। ओके, एंड द सेकंड इज रैयतवाड़ी सेटलमेंट, और ये कहाँ पे अप्लाई हुआ था? लार्ज पार्ट्स ऑफ सदर्न एंड वेस्टर्न इंडिया। और इन योर बुक आई थिंक पेज नंबर 33 पे मैप बना रखा है, दिखाया है कि कहाँ पर इस कौन सी सिस्टम, कौन सा सेटलमेंट कितने एरिया को कवर करता था। यस, ग्रीन वन
is Rayatwadi settlement and purple one is Mahalwadi settlement and yellow one is permanent settlement. तो इंडिया के मैप पे you can see that. All these land revenue arrangements had a major impact on the life of the peasantry and even on zamindars living in the Indian villages. ये जो settlement हुए थे ऑफकोर्स सबसे पहले जो पीसेंट्स थे, जो हमारे किसान लोग थे, मजदूर, उनके ऊपर सबसे ज़्यादा असर आया और यहाँ तक कि इंडियन जो ज़मींदार थे उन पे भी आया. कैसे आया? लेट्स नो अबाउट इट. ज़मींदारी सिस्टम और परमानेंट सेटलमेंट. दिस रेवेन्यू सेटलमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस. हु वाज द फाउंडर ऑफ दिस सेटलमेंट? लॉर्ड कॉर्नवालिस. इट वाज गिवन दिस डुअल नेम ऑफ ज़मींदारी एंड परमानेंट सेटलमेंट फॉर द फॉलोइंग रीजन. इसको क्यों जमींदारी और परमानेंट सेटलमेंट कहा गया, उसके कुछ रीजंस हैं. व्हाट? सी. द जमींदार्स ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा वर मेड हेरिडिटरी ओनर्स ऑफ द एंटायर लैंड. हेरिडिटरी ओनर्स ऑफ द. In return, they had to collect rent from the peasants and pay a fixed amount of revenue to the company. Second is the amount to be paid was fixed as it was not to be increased in future. And third is as long as the zamindar paid the land revenue, he had hereditary right over his zamindari or land holding. इसके 3 रीज़न थे बेटा. फर्स्ट रीज़न था कि उन्होंने बंगाल, बिहार और उड़ीसा में ये सेटलमेंट को, इस प्रोसेस को ट्राई किया जिसका नाम ज़मींदारी व्यवस्था था. और उसमें क्या होता था कि जो ज़मींदार होते थे उनको उसका मालिक बना दिया जाता था कि आप इसके मालिक हैं, लेकिन यू हैड टू पे अ फिक्स अमाउंट टू द कंपनी. आपको कंपनी के लिए कंपनी में सपोज पूरे साल का, पूरे महीने का या 6 महीने का जो भी उनका टाइम पीरियड था, उन्होंने सेट करा था कि आपको हर 6 महीने में हमें 1 करोड़ रुपए देने हैं या पूरे साल के हमको 2 करोड़ देने हैं. इस तरीके से उनका फिक्स अमाउंट कर दिया था. और उनकी मिस्टेक हो गई जो उन्हें बाद में समझ में आई थी कि उन्होंने फिक्स कर दिया था. यानी ज़मींदार चाहते हैं तो बीच में उनसे और भी पैसे कमा लेते. कंपनी को तो उन्हें फिक्स अमाउंट ही देना था, 1 करोड़ ही देना है. अब चाहे तो उन्होंने 3 करोड़ का प्रॉफिट बेचारे पीजेंट्स पे, उन पे जुल्म करके कमा लिया हो तो किसी कंपनी को क्या पता चलेगा, क्योंकि उन्होंने साइन करवा लिए थे. और जो फिक्स अमाउंट था, ये सेकंड पॉइंट डिस्कस हो गया. और जिस तरीके से ज़मींदार थे वो मतलब उनका ज़मींदारी उनके ऊपर हो जाती थी, लैंड के ऊपर, वो परमानेंट उनका माना जाता था कि ये आपका लैंड, आप इसके मालिक को. ये 3 इसके रीज़न थे. अब इम्पैक्ट ऑफ परमानेंट सेटलमेंट. What would the impact of permanent settlement? This helped the British to do financial planning. This revenue arrangement ensured that the company got a fixed amount on a regular basis. फर्स्ट उनका यही प्रॉफिट, उनके तो मतलब दे वर ग्रीडी पीपल, हमको तो कैसे भी प्रॉफिट चाहिए. तो उनका फर्स्ट तो यही था कि हमको कंपनी को मतलब किसी और बिजनेस में, ट्रेड में लॉस हो, लेकिन उन्होंने एक मतलब दे मेड सोर्स ऑफ इनकम इन डिफरेंट एरियाज इन डिफरेंट वेज. वो मतलब सोर्स ऑफ इनकम बनाया उन्होंने कमाई के ज़रिए. अगर किसी बिजनेस में उनको नुकसान व्यापार में हो जाता है तो भी कि ये तो एक फिक्स्ड अमाउंट, चलो हमें साल के साल या 6 महीने के 6 माही हमें मिलेगा. Okay, and second, it was also expected that the zamindars would show interest in improving cultivation as they were made permanent and hereditary land owners. ये परसेप्शन किनका था? ब्रिटिश का था कि हम उनको ओनर बना देंगे, उनको ज़मींदार बना देंगे, आप इस ज़मीन के मालिक हैं, तो वो ज़्यादा अच्छा कल्टीवेशन में मतलब एफर्ट्स डालेंगे, इम्प्रूव करेंगे उसको, क्वालिटी को और क्वांटिटी दोनों को, क्योंकि हमने उनका मालिक बना दिया है. ये ब्रिटिश का पॉइंट ऑफ व्यू था. And third is, since the revenue demand of the state would not be increased, the zamindars would get benefit of the increased production from land. वही जो मैंने अभी समझाया कि उनको एक फिक्स अमाउंट देना था उन्हें, तो बस कंपनी को. अगर उन्होंने ज़्यादा कमा लिया तो वो सारा बीच में ज़मींदार के पास ही रहेगा, तो ज़मींदार को तो ज़्यादा प्रॉफिट होना था अगर कल्टीवेशन और इस सब में इंक्रीज करता है, वो इम्प्रूवमेंट लाता है तो. And but in reality, the zamindars faced a serious problem. The British
British had fixed the land revenue at a very high rate, and many zamindars could not pay that amount. But non-payment of land revenue mean that the British could take over the zamindari and auction it off. Many zamindars lost their zamindari. क्या था कि कुछ जमींदार थे जो परफॉर्मेंस नहीं कर पाए, इम्प्रूवमेंट नहीं कर पाए, कल्टीवेशन या किसी भी तरीके से हार्वेस्टिंग और इरिगेशन, कोई भी उसका रीज़न रहा हो, सिंचाई नहीं हुई हो, अकाल पड़ गया हो, कुछ भी रीज़न रहा हो, तो अगर वो अपना फिक्स्ड अमाउंट कंपनी को नहीं दे पाए तो कंपनी ने क्या उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन रखे थे कि आपकी जो ज़मींदार वो दी गई आपको ज़मीन वो हम वापस ले लेंगे और किसी और को दे दी जाएगी थ्रू ऑक्शन. Fifth one is later from the 19th century onwards, when the prices of grains were raised and cultivation expanded, zamindars enjoyed heavy jump in their income, but the British did not get any advantages as they received only a fixed amount as land revenue. कुछ टाइम तक तो चला ये सिस्टम, लेकिन 19th सेंचुरी में मतलब उनको एहसास हुआ कि ये तो बढ़ गया कल्टीवेशन, बात थी एटमॉस्फेयर की या सब मौसम अच्छा रहा होगा, फसलें ज़्यादा हुई, तो उनको तो एक फिक्स्ड अमाउंट है देना था कंपनी को, और सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको हुआ? ज़मींदारों को. और ये बात ब्रिटिश को समझ में आ गई थी 19th सेंचुरी में. Most of the zamindars were not interested in improving the land. Many of them shifted to the cities, renting out the land to the tenants. They were only interested in their income with this rent. Such zamindars who lived in the cities and came to the village only for the collection of rent were called absentee landlords. Landlords ने या वो ज़मींदारों ने क्या सोचा कि अब हमें क्या ज़रूरत है, खूब पैसा उन्होंने कमा लिया तो शहरों में जाके बस गए और खेती बाड़ी वगैरह मतलब उन्होंने पूरी तरह से ध्यान हटा लिया. सिर्फ महीने के महीने या ऐसे उनसे रेवेन्यू कलेक्ट करने ही आते थे उनसे, बाकी उन्हें उनकी समस्याओं से, उनको क्या प्रॉब्लम है, क्या फेस कर रहे हैं, वो कोई मतलब नहीं था. खूब मतलब ज़मींदारों ने उनका आप कह सकते हैं हिंदी में शोषण किया. और इस तरीके के लैंडलॉर्ड्स क्या कहलाते थे? एब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स. Seventh is, unfortunately, the farmers who were the actual cultivators were exploited very badly. They had to pay a high rent to the zamindars and could be thrown out of their land anytime. Often to pay the rent, they had to take loan from the moneylenders who exploited them in many ways and sometimes even managed to take over their land. अब जमींदारों के अलावा एक और फिगर आउट हुआ, मनी लेंडर. जमींदार जो थे वो तो सिटीज़ में ज़्यादातर हो गए या थे, तो भी इतना उनका डायरेक्ट कनेक्शन नहीं था पीसेंट से, तो उन्होंने क्या किया? मनी लेंडर बीच में एक नया फिगर पुटअप हुआ. उनका क्या रोल था कि वो बेचारे भोले वाले किसानों को झूठ बोल के मतलब उनसे एग्रीमेंट साइन करवा लेते थे, जितना उन्होंने अमाउंट नहीं लिया उससे ज़्यादा पे साइन करवा लेते थे, और मतलब पीढ़ियाँ की पीढ़ियाँ बीत जाती थी और उनका कर्जा उतरता ही नहीं था. एक्चुअल में कभी कभी तो कर्जा उतर भी जाता था, लेकिन वो पढ़े लिखे नहीं थे तो उन्हें पता ही नहीं चलता था हिसाब किताब क्या है. इस तरीके से उन्होंने मतलब दे वर एक्सप्लॉइटेड वेरी वेरी बैडली. और ब्रिटिश से, ज़मींदारों से, मनी लेंडर से मतलब किसने उनको नहीं एक्सप्लॉइट किया, तो ये उनके पीजेंट्स के साथ बहुत बुरा हुआ. सेकेंड सिस्टम या सेटलमेंट इज रैयतवाड़ी सेटलमेंट. दिस लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय थॉमस मुनरो इन southern and western India. This settlement was made directly with the actual cultivators or rayyat. The British hoped that this settlement would bring relief to the rayyat as they would have a direct relationship with the government and there would be no middleman. उन्होंने एक और सेटलमेंट ट्राई किया, और इंडिया के कौन से एरिया में? सदर्न और थोड़ा सा वेस्टर्न एरिया जो था वहाँ पर उन्होंने ये ट्राई किया कि रैयत मीन्स जो पीजेंट, जो किसानों को ही वहाँ पर दक्षिण भारत है वहाँ पर इस तरीके से उनको रैयत बोला जाता है. तो उन्हें लगा कि अब शायद उन रैयत को थोड़ा सा रिलीफ मिले, क्योंकि बीच में से उन्होंने सोचा है कि उन्होंने ज़मींदारों को और मनी लैंडर्स को हटा दिया है, कोई मिडिल मैन नहीं है, वो डायरेक्ट गवर्नमेंट से अप्रोच कर सकते हैं.
But the impact of Rayyatwadi settlement, what was that? First is, even though the Rayyat had to pay land revenue directly to the British, they were exploited. रिजल्ट तो वही हुआ, चाहे जमींदारों ने उनको एक्सप्लॉइट किया हो या फिर मनी लैंडर ने किया हो या अब डायरेक्ट ब्रिटिश कर रहे हैं। बीच में से उन्होंने एक तरीके से यही किया है कि बीच में जो जमींदार और मनी लैंडर्स उनके पैसे ले लेते थे, अब वो सब भी उन्हीं के पास जाएंगे डायरेक्टली। सपोज 100 रुपीज़ उन्होंने पीजेंट से लिए, किसान से लिए, 10 रुपये मनी लैंडर ने रख लिए, 30 रुपये ज़मींदार ने रख लिए, तो क्या बचा उनके पास? कितना पहुंचा? 60 रुपीज़। अब जो डायरेक्ट सेटलमेंट होगा, डायरेक्ट उसको इसलिए कहते हैं रैयतवाड़ी में, अब डायरेक्ट 100 रुपीज़ किसानों से ब्रिटिश के पास जाएंगे। ये था इस सिस्टम का मेन थीम। द ब्रिटिश फिक्स द लैंड रेवेन्यू एट अ हाई रेट एंड द रैयत वर ऑफन फोर्स टू टेक लोन्स फ्रॉम द मनी लैंडर्स हु चीटेड देम एंड ऑफन टुक अवे देयर लैंड। इसमें भी बीच में इनडायरेक्टली मनी लैंडर्स आ ही गए, क्योंकि किसानों के पास इतना सारा नहीं इकट्ठा होता था धन कि वो उन्होंने जो रेवेन्यू फिक्स किया है ब्रिटिश ने उसको फुलफिल कर सके, उसको पेड कर सके। तो वो मनी लैंडर्स से मतलब उनको फोर्स किया जाता था कि लोन लो, आप उधार लो उनसे। तो और वही मनी लैंडर उनके साथ चीटिंग करते थे, मतलब उनकी कभी कभी तो इतनी चीटिंग करते थे कि पूरी मतलब वो आपकी ज़मीन हथिया लेते थे, अपने नाम करवा लेते थे। ऐसा सिस्टम भी हुआ था। Third is, unable to pay the land revenue, many peasants fled to the countryside and villages became deserted in many regions. The British expected that the new system would transform the peasants into enterprising farmers, but this did not happen. ब्रिटिश ने क्या सोचा था कि हम ये जो रैयतवाड़ी नया सेटलमेंट लाए हैं, इससे जो किसान है उनको बहुत ज़्यादा वो एडवांस किसान बन जाएंगे और बहुत उनका फ़ायदा होगा। लेकिन किसानों ने क्या किया, गांव छोड़कर जाने लग गए, वो मतलब वीरान हो गए, डेजर्टेड एरिया बन गया, लोग अपने अपनी ज़मीनें छोड़कर जाने लगे। तो खाली ज़मीनों का तो ब्रिटिश भी क्या करते या ज़मींदार भी क्या करते, जब तक उनके पास इस तरीके के लो कॉस्ट पे और बिल्कुल लो फैसिलिटी पे काम करने वाले पीजेंट्स, बेचारे मजदूर किसान, अगर वो इतनी कम कीमत पे उन्हें कहाँ मिलता है? खाली ज़मीन का तो किसी के लिए भी कोई फ़ायदा नहीं है, वो खुद तो उसके ऊपर कल्टीवेशन करने से रहे। तो इसलिए ये इसका बुरा इफ़ेक्ट आया, एक तरीके से नेगेटिव इसके रिजल्ट आए। एंड द थर्ड सेटलमेंट इज़ Mahalwadi settlement. In 1892, the Mahalwadi settlement was introduced by a British officer named Holt Mackenzie in Punjab and Northwest Provinces and Awadh. तीन उसमें हुआ, थोड़ा सा नॉर्थ वेस्ट का एरिया, पंजाब का और अवध में ये प्रोसेस महलवाड़ी सेटलमेंट को यूज़ किया गया। और किसने इंट्रोड्यूस किया था? हॉल्ट मैकेंजी ने फर्स्ट टाइम। इन दिस सेटलमेंट और इन दिस सिस्टम a settlement was made with a group of villages collectively called Mahal. The estimated revenue of each plot of land within the village was added up to calculate the revenue that each village had to pay. This demand was revised periodically. The responsibility of collecting the land revenue and paying it to the company was given to the village headman. Thus, through this system, the British tried to preserve the villages as an important social institution of North India. क्या उन्होंने सिस्टम किया कि ग्रुप ऑफ विलेजेस बनाए कि मतलब ये कलेक्टिवली कॉल क्या कहे जाएंगे, महल कहे जाएंगे। और उनकी किस एरिया में जैसे कोई विलेज बड़ा है, कोई छोटा है एरिया वाइज, तो उन्होंने रेवेन्यू उस हिसाब से प्लॉट वाइज उसको डिवाइड किया और इतने जैसे इतने गाँव का ग्रुप बना दिया, 15 का ग्रुप बना दिया, 20 का ग्रुप बना दिया, 10 का बना दिया, कहीं 4 का ही बनाया लेकिन उसकी एरिया के हिसाब से। और आप सब मिलके ये इतना एक अमाउंट फिक्स है, यू हैव टू पेड टू द कंपनी। और कौन पेड करेगा? वो हेडमैन, विलेज हेडमैन। जैसा कि आपने इफ़ यू रिमेंबर द मूवी लगान मूवी में वो एरिया तो वो नहीं दिखाया था इंडिया का, लेकिन सिस्टम जो दिखाया था ना कि सारे वो जो गांव वाले आसपास के जो 3-4 गांव को मिलकर जो देना होता है और वो भुवन बैट लगा लेता है, तो
लोग आ जाते हैं आसपास के गाँव के कि आपने कैसे किया बिना पूछे, ये वो यही वाला सिस्टम था कि इतने थोड़े विलेजेस को मिलाकर एक कलेक्टिव ग्रुप बनता था, दैट इज कॉल्ड महल. Okay, and what were the impact of Mahalwadi settlement? First, in this arrangement, also the big and powerful zamindars dominated and exploited the smaller and the poor peasants. जमींदार फिर से उन्होंने अपना मतलब क्या कहते हैं वापस अपना फन उठा लिया, बीच में वापस आ गए महलवाड़ी में, क्योंकि रैयतवाड़ी में उनका रोल था जो ख़त्म कर दिया था ब्रिटिश ने, लेकिन महलवाड़ी में फिर से वो बीच में आ गए और उन्होंने खूब एक्सप्लॉइट किया अपने ही देश के मासूम किसानों को. मैनी स्मॉल फार्मर्स वर डिप्राइव्ड ऑफ ऑनरशिप ऑफ देयर लैंड बाय द रिच लैंडलॉर्ड्स और मनी लेंडर्स ऑफ द विलेजेस. यानी उनसे उनकी जो ज़मीन थी, उसका मालिकाना हक था, उनसे छीन लिया गया बेचारे गरीब किसानों से. और किसने? मनी लैंडर्स ने या फिर लैंडलॉर्ड्स ने, ज़मींदारों ने कोई ना कोई बहाना, कोई ना कोई रीज़न दे के उनके पास अब कुछ भी ज़मीन नहीं बची थी. वो एक तरीके से अभी हम नेक्स्ट इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस्ड अबाउट इट कि वो किस तरीके से सिर्फ मजदूर बन गए थे अपनी ही ज़मीन पे. दस इन दिस सिस्टम टू देयर वाज अ concentration of land and authority in the hands of few rich landlords. यही बात है कि कुछ लोगों के हाथ में सारे के सारी जो है एडमिनिस्ट्रेशन आ गया था. नेक्स्ट topic is commercialization of agriculture. The British also started growing crops that were required in Europe. The British pursued and pressurized the Indian farmers to produce cash crops like indigo, cotton, raw silk, opium, pepper, tea and sugar. Production of the cash crops enabled the British to make a lot of profit. The brutal and exploitative phase of British imperialism can be explained better by the incident when the Chinese tried to stop the illegal opium trade by the British, and the British declared a war against them. These wars were called the ओपियम वॉर्स. क्या है कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का मतलब ये हुआ कि ब्रिटिश ने जो इंडियन फार्मर्स थे, पीसेंट्स थे, उनको कैश क्रॉप्स, ओनली कैश क्रॉप्स कल्टीवेट करने के लिए प्रेशराइज किया कि आप तो सिर्फ यही फसलें उगाओ, और इनके उगाने से ऑफ कोर्स ब्रिटिश का ही सबसे ज़्यादा प्रॉफिट था. क्यों? क्योंकि इनकी सबसे ज़्यादा डिमांड यूरोप में थी, तो वो यहाँ से इस चीज़ को, जो भी मटेरियल था उसको ले जाते थे और वहाँ पे ऊंचे दामों पे, हाई रेट्स पे उनको यूरोप के मार्केट में बेच देते थे. तो ये उनका रीज़न था. मतलब एक एग्जाम्पल दिया है कि ओपियम की वॉर जो है, ओपियम एक प्रोडक्ट है बेटा, तो चाइनीज़ जो थे मतलब वो इसका इलीगल उस पर करना चाहते थे बैन, लेकिन ब्रिटिश को इतना फ़ायदा था इस ओपियम की कल्टीवेशन से कि उन्होंने इसके लिए मतलब वॉर डिक्लेयर कर दी कि हम चाइना के अगेंस्ट वॉर करेंगे, और इस वॉर का नाम भी ओपियम वॉर पड़ा. तो यू कैन अंडरस्टैंड कि क्रैश क्रॉप्स कितनी बेनिफिशियल थी ब्रिटिश के लिए. In this point, cultivation of opium, the British bought tea from China and had to pay for it in silver because the Chinese were self-sufficient and did not want Western goods. But soon they came up with a very cunning and corrupt plan of producing opium in India and then smuggling it into China. The British did not hesitate in taking up this completely illegal trade as it supported them in financing their tea trade. मतलब ब्रिटिश जो थे चाइना से वो चाय वगैरह और ये सब खरीद के लाते थे, और इसके बदले में उनको सिल्वर के पे करना पड़ता था, वरना दूसरे लोगों को तो वो सामान दे देते थे जो यूरोप में मिलता था. लेकिन चाइना को अपने आप में, चाइना इतना कैपेबल था, सेल्फ इंडिपेंडेंट था कि उसको मतलब किसी भी वेस्टर्न गुड्स की ज़रूरत नहीं थी, किसी सामान की ज़रूरत नहीं थी, उसको तो मनी चाहिए थी. लेकिन ये चाइना से चाय खरीद के लाते थे, तो उन्होंने ये क्या किया कि अब प्लान बनाया कि हम तो स्मगलिंग कर लेंगे ओपियम के, उसमें वहाँ ओपियम पहुँचाएंगे वहाँ के कुछ लोगों को जो चाहिए तो इलीगली, और उन लोगों से ये
टी का जो उनका बिजनेस था, चाय का जो बिजनेस था, उसमें मतलब इलीगल एक्टिविटी उन्होंने इन्वॉल्व कर ली थी। एंड द कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो, द इंडियन इंडिगो वॉज इन ग्रेट डिमांड बाय यूरोपियन क्लोथ मैन्युफैक्चरर्स बिकॉज इट प्रोड्यूस्ड अ रिच ब्लू कलर। ड्यूरिंग द लास्ट डिकेड्स ऑफ द 18th century, indigo cultivation in Bengal expanded rapidly and soon came to dominate the world market. इंडिगो मतलब जो नील होता है, नील को कहते हैं इंडिगो, उसकी जो कल्टीवेशन के लिए ब्रिटिश ने यहाँ के इंडियन फार्मर्स को प्रेशराइज किया कि नो यू हैव टू कल्टीवेट इंडिगो। क्यों? क्योंकि उसका जो वो एक्सपोर्ट करते थे यूरोप में, और उनको वहाँ के जो कपड़े बनाने वाले जो मैन्युफैक्चरर थे, उनको ये यहाँ के इंडिगो इंडिया की बहुत पसंद थी, क्योंकि बहुत अच्छा ब्लू कलर देती थी। तो कपड़ों के बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने मतलब प्रेशराइज किया। इवन तो उन्होंने साइन करवा लिए कॉन्ट्रैक्ट, मतलब आप अपने 25% ऑफ देयर लैंड होल्डिंग्स पे जो है दे हैव टू कल्टिवेट इंडिगो। नेक्स्ट पैराग्राफ में यही है कि यू हैव टू कल्टिवेट इंडिगो ऑन योर 25% लैंड होल्डिंग्स। लेकिन रियलिटी में क्या था कि ये मतलब उनको बहुत बुरी तरह से एक्सप्लॉइट किया जा रहा था और उनके ऊपर लोन ही लोन चढ़ा जा रहा था। इंडिगो की उन्होंने खेती भी कर ली, लेकिन उससे उनको कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वो सारा का सारा प्रॉफिट किसको मिला? ब्रिटिश को मिला। और एक प्रॉब्लम और थी इंडिगो कल्टीवेशन की कि इंडिगो कल्टीवेशन मतलब दिस काइंड ऑफ प्रोडक्शन रूइन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। मतलब मिट्टी की जो उर्वरक क्षमता होती है, फर्टिलिटी पावर होती है सॉइल की, वो ख़त्म होती है इंडिगो की फसल उगाने से। तो किसानों को तो दोनों ही तरफ से लॉस था, ना तो उन्हें फसल उगाने का फ़ायदा मिला जो हाई रेट पे बेच के ब्रिटिश ने ले लिया, और उनकी ज़मीन जो थी उसकी क्वालिटी भी ख़राब हो गई। What is the impact of commercialization of agriculture? तो commercialization of Indian agriculture benefited British industries and British traders, but these benefits did not reach the Indian farmers. They were brutally exploited. The British agrarian policy also increased the percentage of landless laborers, जिसके बारे में हमने पीछे भी बात करा था, जो बिना ज़मीन के मजदूर होते हैं बेचारे, landless laborers. In case they failed to pay the rent to the zamindars or land revenue or to the government, they had to lose their land and were forced to work as a landless laborers. Moreover, in the absence of any savings, the peasants were forced to take loans from the money lenders who exploited them even more. यानी कि सब ने मिलकर, गवर्नमेंट हो या ब्रिटिश गवर्नमेंट और इंडियन गवर्नमेंट और ज़मींदार, लैंडलॉर्ड्स और मनी लैंडर्स, एवरीबडी एक्सप्लॉइटेड देम वेरी वेरी बैडली। उनकी हालत बहुत ख़राब होनी थी। तो एक्सप्लॉइटेशन बाय द मनी लैंडर्स वो कैसे हुआ? इन द नेक्स्ट टॉपिक, एज द peasants were overburdened with a high land revenue, they were forced to borrow money at a high rate of interest from the moneylenders who cheated them in various ways. They charged high rates of interest and through shrewd tactics such as false accounting, forged signatures, and making the peasants sign for larger amounts than they had borrowed. As a result, the peasants were overburdened with debt and many of them even had to lose their लैंड। मैंने बताया कि किस तरीके से मनी लैंडर्स उनके साथ टैक्टिक्स जो है बहुत तरह तरह के, वो कह सकते हैं षड्यंत्र तक यूज़ करते थे। कभी उनसे गलत साइन करवा लिए, ज़्यादा पे मतलब 2 लाख कई उनके ऊपर है, उसका इंटरेस्ट वगैरह बना के 5 लाख 10 लाख पे साइन करवा लिए, ताकि किसी पढ़े लिखों को अगर वो बाद में ले भी आए तो वो अपने आप को सही प्रूफ कर सके, ये देखो इसके साइन किए हुए इसके ऊपर। हालांकि बेचारे जो किसान थे मजबूर अनपढ़, उनको कुछ भी पता नहीं होता था, वो साइन कर देते थे। तो इस तरीके से मनी लैंडर्स ने भी उनको खूब एक्सप्लॉइट किया। नेक्स्ट इज फैमिन्स। द टेरिबल पॉवर्टी, misery and exploitation of rural India was revealed when famines ravaged the countryside regularly. Often natural causes like drought, flood, crop disease, etc. paved the
way for the problems, but heavy taxation, exploitative and land revenue policies, brutal treatment by the landlords and moneylenders intensified them. In 1876 to 78, 2 साल में 8 लाख people lost their lives in Madras, Hyderabad, महाराष्ट्र, Western UP and पंजाब. ये जो फेमाइन्स की वजह से जो नेचुरल डिज़ास्टर होते हैं उन सब में मिला के 1876 से 78 सिर्फ 2 साल के बीच में 8 लाख लोग इन सब स्टेट में मिला के मर चुके थे. एंड इन द फेमाइन ऑफ 1896 अगेन 96 एंड 97, मतलब सिर्फ 1 साल के बीच में नियरली 45 lakhs people died and 3 million people died in the Bengal famine of 1943. 3 million people. And the British government didn't take it seriously, and they didn't take proper steps to provide relief to that people. उनकी मदद के लिए उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया. कोई मतलब आजकल तो कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आ जाए, नेचुरल डिज़ास्टर हो जाए, तो किस तरीके से पूरा देश एक साथ खड़ा हो जाता है और उनके लिए फंड अवेलेबल करवाए जाते हैं. लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ ब्रिटिश के टाइम में. उन्होंने इस तरफ कोई ध्यान दिया, उन्हें तो सिर्फ अपने प्रॉफिट से मतलब था. नेक्स्ट इज मोपलास रिवोल्ट एंड अदर पीजेंट्स रिवोल्ट्स. ऑफ कोर्स कोई कितना सह सकता है, एक लिमिट के बाद वो फटता ही बाहर आता है. लाइक व्हाट आई सेड, वॉल्केनो की तरह वो अंदर अंदर धधकता रहता है और एकदम से बाहर निकलता है. उसमें भी इंडिया में बाहर आने में बहुत टाइम लगा, क्योंकि अपने लोग ही ब्रिटिश के साथ मिल गए थे. वो चीज़ हमने लास्ट चैप्टर में भी डिस्कस करी थी कि अगर वो नहीं होता तो शायद रिजल्ट कुछ और होता. Okay, exploitative land revenue systems, the oppression of the zamindars and the atrocities of the moneylenders led to a series of revolts by the peasants. The peasants of Kerala, called the Moplas, revolted in the 1860 and 1870 due to the increasing burden of taxation. This was a rebellion against the rich landlords. In the middle of August 1921, agrarian riots were started by the Muslim peasants called Moplas against the zamindars. The revolt took a violent turn. The Deccan riots of the 19th century also occurred because of the heavy debts faced by the peasants. In the Deccan region, the peasants revolted in the region of Pune, attacking the moneylenders and zamindars. The peasants burned the account books, looted grain shops and in some cases set fire to the houses of the moneylenders. उनका गुस्सा फूटा और जगह जगह जहाँ डेक्कन का उन्होंने एरिया का बताया है कि डेक्कन एरिया में कहाँ पूना में उन्होंने अटैक किया मनीलैंडर्स और ज़मींदारों पे. उनका जो अकाउंट बुक्स सब के सब जला दी, कोई सबूत नहीं रहा. उनकी दुकानों को जो ग्रेन्स की थी उनको लूट लिया. कुछ जगह उनके घरों में आग लगा दी. हर जगह 1921 में मिडिल ऑफ द अगस्त ये मुस्लिम पीजेंट्स ने भी अगेंस्ट ज़मींदारों के अगेंस्ट एक रिवॉल्ट को लिया. और केरला में भी मतलब जो पीजेंट्स हैं वो मोपला कहे जाते थे, तो 1860 और 1870 में वहाँ पर भी रिवॉल्ट हुआ इनके अगेंस्ट में कि उनके ऊपर हैवी टैक्सेशन हो रहा है, इतना ज़्यादा मतलब उनके ऊपर दे हैव टू फेस्ड हैवी डेब्ट्स. तो उनका गुस्सा इस तरीके से बाहर निकला. इंडिगो रिबेलियन एंड इंडिगो कमीशन. इन 1859 रैयत ऑफ बंगाल रिफ्यूज टू ग्रो इंडिगो. द यूरोपियन प्लांटर्स फोर्स्ड द पीजेंट्स टू प्लांट इंडिगो इंस्टेड ऑफ फूड क्रॉप्स, but the farmers had to sell their indigo at a very low price as they were completely unprotected from the brutal indigo planters. The Rayyat refused to pay rent to the planters and attacked indigo factories. क्या हुआ कि 1859 में उनका तो ब्रिटिश का ये कंटिन्यू था प्रेशर, उनको फोर्स कर रहे थे कि नहीं आप तो उगाओ, मेनली बंगाल एरिया में, बंगाल रीजन में. तो रैयत ने रिफ्यूज़ कर दिया कि अब हम नहीं उगाएंगे, क्योंकि जो ये थी कैश क्रॉप तो है लेकिन उसमें इनको तो कोई कैश मिल ही नहीं रहा है. और उनको वो जो थी
फूड क्रॉप्स उगाने ही नहीं दे रहे, तो दूसरी तरह की गरीबी भी आ रही थी उनके पास। तो उन्होंने क्या किया कि वहाँ पे जो इंडिगो फैक्ट्री थी उसके ऊपर अटैक कर दिया और कह दिया कि हम तो ना तो कोई इंडिगो की नील की फसल उगाएंगे और ना किसी को हम पेमेंट करेंगे। द इंडिगो फार्मर्स mustered courage to revolt because they felt they had the support of local zamindars and village headmen as they too faced exploitation from the local planters. The Bengal Rayyat had the courage to attack indigo factories with swords, spears, bows and arrows. Even the women joined them. उन्होंने जो अटैक किया वो that was a very मतलब बहुत उन्होंने करेजेबल इट वॉज अ करेजेबल स्टेप। तो उन्होंने जो स्टेप उठाया था उन्होंने उनके साथ उनकी जो वाइफ्स थी या जो भी उनके घर में लेडीज थी, उन्होंने वुमेन्स ने भी उनकी इस अटैक में ज्वाइन किया और उनका पूरा साथ दिया। फाइनली द गवर्नमेंट वॉज कंपेल्ड टू सेट अप एन इंडिगो कमीशन। द कमीशन फाउंड द प्लांटर्स गिल्टी एंड डिक्लेयर्ड दैट इंडिगो प्रोडक्शन वॉज नॉट प्रॉफिटेबल फॉर द रैयत। The commission decided that the Rayyat had to fulfill their existing contracts but allowed them to stop producing indigo in future. Finally एक जो कमीशन था उसको सेटअप किया गया which named इंडिगो कमीशन, और उनकी जो रिपोर्ट्स थी उसके हिसाब से यही था कि हाँ प्लांटर्स जो है वो सही काम नहीं कर रहे हैं और यहाँ के जो रैयत हैं या किसान हैं पिसेंट्स हैं उनको बहुत नुकसान हो रहा है, उनकी जो ज़मीन भी बर्बाद हो रही है, उन्हें किसी तरह का फ़ायदा नहीं है। तो उन्होंने इस कमीशन ने क्या उन्होंने डिक्लेयर किया कि आपने जो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रखा है तो यू हैव टू फुलफिल दैट कॉन्ट्रैक्ट एंड देन यू कैन स्टॉप। तो आपको अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना है, उसके बाद आप चाहें तो इसके इंडिगो की फसल है जो उसका कल्टीवेशन रोक सकते हैं। When the indigo production ended in Bengal after the revolt, the planters shifted to Bihar. The indigo farmers of Champaran in Bihar started protesting against forced indigo production. When Mahatma Gandhi returned to India from South Africa, he launched his first satyagraha campaign in Champaran against exploitation of the indigo planters. जो बंगाल के जो प्लांटर्स थे वो बिहार अब शिफ्ट हो गए कि अब हम वहाँ के किसानों से करवाएंगे। लेकिन बिहार में एक जगह है चंपारण जहाँ के किसानों ने बहुत जल्दी इसके खिलाफ आवाज़ उठा दी और इनका साथ किसने दिया? महात्मा गांधी जी ने इनका साथ दिया और उन्होंने अपना जो साउथ अफ्रीका से रिटर्न होने के बाद लौटने के बाद जो पहला उनका सत्याग्रह कैंपेन था वो इसी चंपारण ही था अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द इंडिगो प्लांटर्स, इसी के अगेंस्ट में था। ग्रेजुअली बाय द 20th century द peasants movement showed up better as they got support from political parties and became a significant part of the Indian national movement. Indian national movement होने का आप एक तरीके से कह सकते हैं कि शुरुआत हो गई थी। लोगों ने इनके अगेंस्ट आवाज़ उठाना शुरू कर दिया था कि इतना एक्सप्लॉयटेशन होने के बाद अब तो आवाज़ वो उठाएंगे। ये इस चैप्टर के की पॉइंट्स थे। होप यू